हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहले आप एक रिएक्शन कंसिडर कर लीजिए जो कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो लेट अस कंसिडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपके पास एक रिएक्शन है ए जिसका रेट कांस्टेंट है के और बना रहा है प्रोडक्ट पी। तो मान लीजिए एट टाइम ज़ीरो आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, दैट इज ए नॉट एट टाइम ज़ीरो। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है और आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो मान लीजिए ए नॉट है। तो मान लीजिए आपके पास कंसंट्रेशन है इनिशियली ए। आफ्टर सम टाइम टी, अगर कुछ समय हो चुका है रिएक्शन को चलते हुए, तो ये रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ होगा। तो कंज्यूम हुआ होगा तो मान के चलिए यहां से आपके पास x खर्च हो रहा है। अगर ये x खर्च हो रहा है तो ये x बनेगा। तो आपके पास इनिशियली a था जिसमें से x खर्च हो चुका है, तो आपके पास बचा कितना होगा? यू आर लेफ्ट विथ a माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। तो फिर से देख लीजिए क्या था यहाँ पर। एट टाइम ज़ीरो आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन थी a और कुछ समय हो चुका है रिएक्शन को चलते हुए, तो कुछ प्रोडक्ट बना होगा, तो कुछ रिएक्टेंट खर्च हुआ है। तो मान लीजिए x रिएक्टेंट खर्च हो गया, तो ये x प्रोडक्ट बना होगा, तो ये बचा कितना होगा? a माइनस एक्स। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप इसका रेट लिख सकते हैं, क्योंकि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो R इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर में जीरो। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए आप इसका अल्फा डिसाइड खुद कर सकते हैं। क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर में क्या आएगा? जीरो आएगा। अच्छा, आप इसका नॉर्मल रेट भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी। ये भी तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपके पास फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के। क्योंकि एनीथिंग पावर जीरो इज 1 तो वो के ही रह जाएगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट करने से पहले इस dt को यहां शिफ्ट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी। इस माइनस को भी आप इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेट कर दें इसको, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डी ए, लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी इसकी? इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट थी और फाइनल कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज ए टी, और माइनस के डी टी, इसकी लिमिट्स कहां से कहां जाएंगी? टाइम जीरो था पहले टू टाइम टी। तो आपको पता ही है यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओनली ए, और लिमिट्स क्या होंगी? ए नॉट से ए टी। के तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो माइनस के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू डी टी क्या हो जाएगा? टी, लिमिट्स जीरो से लेकर टी तक। एक बार अपर लिमिट डालें और एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट डलती है एक बार माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा आपके पास ए टी माइनस ए नॉट
और माइनस यहाँ पर भी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज t माइनस 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास, at माइनस a नॉट इक्वल्स टू माइनस kt। तो व्हाट इज at? दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम t। व्हाट इज a नॉट? द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, k इज रेट कांस्टेंट एंड t इज टाइम। तो यहां से अगर आप at का वैल्यू निकाले तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, a नॉट माइनस kt। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो आपको ध्यान में रखना है। तो क्या था आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम t। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम t क्या है हमारे पास, a माइनस एक्स, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है आपके पास, a। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो फाइनल कंसंट्रेशन थी आपके पास a माइनस एक्स, इनिशियल आपके पास है a माइनस के टी। तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x किसके बराबर आएगा, के टी। x था क्या, x वो अमाउंट थी रिएक्टेंट की जो खर्च हुई है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट इज दैट रिएक्टेड या दैट रिएक्टेड या फिर कंज्यूम्ड। तो अगर आपको सिर्फ ये देखना है कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास Kt। तो अगर आप इक्वेशन 1 को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इसके और भी फॉर्मूलाज बन जाएंगे। जैसे फिलहाल आपके पास आ रहा है At इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ये फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। तो यहां से अगर आप K का फॉर्मूला निकालेंगे तो रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी ओवर टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, अभी हमारे पास एक ही रिएक्टेंट था जीरो ऑर्डर के लिए। तो हमने बोला कि इसका जो रेट है वो हो जाएगा k a पावर 0। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आप जीरो ऑर्डर के किसी भी रिएक्शन के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं जो आपने अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव किया है। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर एवरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जरूरी नहीं है कि वो आपको इसी फॉर्म में दिया जाए। जैसे मान के चलिए आपको दिया जा रहा है a प्लस बी गिव राइज टू p, ये भी आपको अगर जीरो ऑर्डर बताया गया है तो इसका मतलब a के रिस्पेक्ट में भी पावर 0 है और b के रिस्पेक्ट में भी पावर 0 है, तो भी आप इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। सेम इसी रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि पावर 0 ही हो सकता है कि a के रिस्पेक्ट में पावर 1 हो और b के रिस्पेक्ट में पावर -1 हो, इसका भी ओवरऑल ऑर्डर 0 ही आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है a के रिस्पेक्ट में 2 हो और b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर -2 हो, तो भी इसका ऑर्डर कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactant। क्योंकि आपने अभी अभी इसका रेट लॉ देख लिया है, R किसके इक्वल आ रहा है, K A पावर 0। इसका मतलब आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी कर लीजिए, जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर 0 है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो रेट सेम रहने वाला है। मतलब आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा लें, अगर वो रिएक्शन 1 घंटे में हो रहा है तो आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा लीजिए, वो रिएक्शन 1 घंटे में ही होगा।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम। इकलौती रिएक्शन है जो एक फिक्स टाइम में खत्म हो जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट इन फाइनाइट टाइम। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आपके पास इनिशियल कंसेंट्रेशन किसी रिएक्शन के लिए आपके पास 100 मोल्स थे, 100 मोल्स पर लीटर। अब ये रिएक्शन मान लीजिए आधी हो चुकी है, इसको हाफ कंज्यूम होने में लगा है मान लीजिए 5 मिनट। तो आपके पास अब कितना बचा होगा? अगर ये आधा खर्च हो चुका है तो अब बचा कितना होगा? आधा। तो अगला आधा खर्च होने में भी कितना टाइम लगेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले ए नॉट था, यानी कि पहले आपके पास 100 मोल पर लीटर थे। अब मैं कह रहा हूं कि आधा खर्च हो चुका है। कितने मिनट लगे आधा खर्च होने में? 5 मिनट्स। तो अभी आपके पास कितना रिएक्टेंट अभी भी बचा होगा? कितना कंसंट्रेशन अभी भी आपके पास बचा हुआ है? 50 मोल्स पर लीटर। अब बताइए कि ये और आधा खर्च होने में कितना समय लगेगा? तो वो भी कितना हो जाएगा? 5 मिनट्स। क्योंकि अब तो आपका ये सारा खत्म हो चुका है, तो आपके पास रिएक्टेंट बचा कितना होगा? 0। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, कंसंट्रेशन कम हो रही थी तो रेट कम होना चाहिए था, स्पीड स्लो डाउन होनी चाहिए थी। बट हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अदर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का भी रिएक्शन आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो डाउन होगा। तो जब आपके पास 99% रिएक्शन हो चुका होगा तो जो 1% बचा होगा वो कंज्यूम होने, वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका होगा तो वो कंज्यूम होने में बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, वो इनफाइनाइट टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। बट इकलौती रिएक्शन होती है जीरो ऑर्डर, जिसमें आप जितना मर्जी कंसंट्रेशन कम कर लीजिए रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही स्पीड के साथ रिएक्शन चलता रहेगा और एक फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर कंसंट्रेशन कम हुआ है तो स्लो डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम की। तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? वो होता है टी हाफ। तो द टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन when half of the reaction is completed। जब आपकी आधी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या फिर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। तो हाफ लाइफ टाइम होता है जब आपकी रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अगर आपके पास रिएक्शन अगर आधी कंप्लीट हो चुकी है तो हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल हो जाए? टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? टी हाफ के। तो आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा होगा? आपके पास जितना आप लेकर आए थे उसका हाफ बचा होगा अभी भी, क्योंकि हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, अभी 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। तो अभी भी आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा होगा? A0/2 आपके पास अभी भी बचा होगा। तो क्या था हमारे पास अभी अभी? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, K = A0 - AT अपॉन T, ये था आपके पास। तो यहां से आप K निकालेंगे, A0
इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ टाइम के बाद आपके पास कितना रिएक्टेंट बचा होगा, दैट इज ए नॉट बाय 2, और टाइम क्या ले रहे हैं आप, टी हाफ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टी हाफ किसके इक्वल आएगा, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k। ये आपके पास हाफ लाइफ टाइम आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ये पता करना है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट कितने टाइम में होगी, तो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सिर्फ टाइम ऑफ कंप्लीशन निकालना है, टाइम ऑफ कंप्लीशन का मतलब कब आपकी एक जीरो, कितने टाइम में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कब आपका सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो व्हेन, क्या होता है टाइम ऑफ कंप्लीशन, इट इज द टाइम व्हेन whole the reactant gets consumed, जब आपका सारा रिएक्टेंट क्या कर चुका होगा, कंज्यूम कर चुका होगा। तो बताइए आफ्टर टाइम टी आपके पास कितना बचा होगा, अगर रिएक्शन कंप्लीट ही हो चुकी है तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा आफ्टर टाइम टी, 0। तो क्या होता है रेट लॉ क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है हमारे पास, k इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी, कितना आया 0 अपॉन टी। तो के किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, ए नॉट बाय टी। यहाँ पे टी क्या है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखूं तो मेरे पास किसके बराबर आ रहा है मेरा, टी हाफ। टी हाफ बराबर है ए नॉट बाय 2k के। यहाँ से आप ऐसे करिए, टाइम को यहाँ ले जाएं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ए नॉट बाय के इक्वल आ रहा है। अगर इसी में आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें तो आपके पास कुछ ये बनेगा, ए नॉट बाय 2k। ए नॉट बाय 2 क्या होता है, ये होता है टी हाफ। तो यही तो इसका प्रूफ है कि जितना रिएक्शन हाफ टाइम में होगा उसी स्पीड से अगला हाफ रिएक्शन भी कंप्लीट होगा। जबकि होना क्या चाहिए था, हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब जितना ज़्यादा आपके पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होती है इन जनरल। बट अगर अब आधी रिएक्शन हो चुकी है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हुआ होगा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर पहली हाफ रिएक्शन 5 मिनट में हुई है तो अगली हाफ रिएक्शन भी 5 मिनट में होगी। तो टोटल टाइम कितना लगा रिएक्शन को होने में, 10 मिनट, जो कि एग्जैक्टली डबल है किसका, हाफ लाइफ का। तो ये रिलेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये आपने देखा कि आपके पास क्या होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है जीरो ऑर्डर का, और क्या होता है टाइम ऑफ कंप्लीशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता। रिएक्शन चलती जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाएगा, लेकिन रिएक्शन की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।